नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ बंगाल के साथ साथ बैटल ऑफ नंदीग्राम की। पश्चिम बंगाल में कल दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन वोटिंग से पहले अब यहां की जो सियासी लड़ाई है वो गोत्र पर आ गई है। नंदीग्राम से टीएमसी उम्मीदवार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब गोत्र कार्ड चल दिया है, जिस पर बीजेपी ने तीखा प्रहार किया है। दरअसल दूसरे दौर के प्रचार के आखिरी दिन ममता ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वैसे तो मेरा गोत्र शांडिल्य है, लेकिन मैं समझती हूं कि मेरा गोत्र मां माटी मानुष है, जिसका हर बार जिक्र करती रही हैं दीदी। ममता के इसी बयान के बाद बीजेपी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमलावर हो गए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी चुनाव हारने के डर से गोत्र बता रही हैं। আগের মিটিংটায় মন্দিরে গেলাম তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন মা তোমার গোত্রটা বলবে। আমার মনে পড়ে গেল আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই মা তোমার গোত্রটা কি। আমি বলে ফেলেছিলাম মা মাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ा, मैं लिखता ही हूं। लेकिन ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बता दी। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो शांडिल नहीं है। ममता दीदी डर गई है, कभी जय श्री राम से चिढ़ती है तो कभी गोत्र बताती है। ममता बनर्जी का हारना तय है। देखिए, तय है। न्यूज़ 24 लगातार आपको बता रहा है कि जिसने नंदीग्राम जीत लिया उसने बंगाल जीत लिया, इसीलिए नंदीग्राम की जो लड़ाई है बहुत बड़ी हो गई है। उसके लिए हर हथकंडे अपनाए गए हैं। न्यूज़ 24 की डे 1 से बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आज भी कोलकाता से मनोज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपडेट करेंगे। नंदीग्राम से राजीव रंजन लगातार ग्राउंड जीरो उनकी आपने देखी है, और जितने भी वहां पर व्यक्ति हैं सभी से उन्होंने बात की है, मन टटोलने की कोशिश की है कि नंदीग्राम इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। और मेदिनीपुर से वरुण सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर की तकरीबन 18 सीटें हैं जिन पर कल वोटिंग होनी है। एक एक करके सभी के पास आपको लिए चलते हैं, और सबसे पहले राजीव आपके पास आते हुए देखिए, एक बार फिर से नंदीग्राम का जिक्र मैं करूंगी। शुरुआत में ही आपने कह दिया था कि नंदीग्राम जिसने जीत लिया उसने बंगाल जीत लिया, लेकिन हर हथकंडा राजीव अपना गया है। अब ये लड़ाई गोत्र पर आ गई है। दीदी को अपना गोत्र बताना पड़ा तो बीजेपी ने कहा कि हार के डर से गोत्र की याद आई। इसका क्या मतलब है राजीव? देखिए, ये तो चुनाव है और चुनाव कल होना है, और दूसरी बात है कि चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी और बीजेपी जो कुछ करना चाहे वो करेंगे और कर भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि नंदीग्राम की लड़ाई बंगाल की लड़ाई क्यों है, और नंदीग्राम जो जीत लिया वो बंगाल क्यों जीतेगा, इसका सीधा सा अगर आप वोटों का अंकगणित देखें, तकरीबन 20% यहाँ पर अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वोट्स है। और इसके अलावा अगर आप ये भी देखें कि टीएमसी जो पिछले इलेक्शन में ये सीट 11 बार में 8 बार लेफ्ट पार्टी ने जीती है और 3 बार टीएमसी ने जीती है। और पिछले 2016 के चुनाव में आप देखें करीबन 70% वोट शुवेंदु अधिकारी को मिले थे। अगर उस तरीके से देखा जाए तो जिस तरह के पोलराइजेशन की कोशिश नंदीग्राम में हो रही है, ये एक सिंबल है। ये अगर आप जैसे कहते हैं ना, एक चावल देख लो तो पता चल जाता है पूरा चावल पका है कि नहीं। अगर ये काम जो बीजेपी लड़ रही है, जिस तरीके से जय श्री राम के नारे, जय श्री राम का जगह जगह झंडा लगाया हुआ है केसरिया, और लगातार अगर कोई नारा यहाँ पर बीजेपी के सपोर्टर्स की तरफ से हो रहा है तो वो जय श्री राम और वंदे मातरम का हो रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से भी इसी तरह की कोशिशें जारी हैं। तो जो इलेक्शन पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से, अगर वो उसी तरह से पोलराइज हुआ तो पूरे बंगाल में इसी तरह से होगा, तो पूरे बंगाल में वही नतीजा होगा जो नंदीग्राम का नतीजा होगा। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच की लड़ाई दिलचस्प इसलिए भी है कि शुवेंदु अधिकारी यहीं के लोकल हैं, और जिस
इस इलाके में उनका प्रभुत्व है। ममता बनर्जी से अलग उनकी एक ताकत है जो पिछले 10-15 वर्षों में उन्होंने अपने आप से खड़ी की है। शुवेंदु अधिकारी के यहाँ ताकतवर होने की वजह से, ममता बनर्जी के राइट हैंड होने की वजह से यहाँ के जमीनी कार्यकर्ताओं से ममता बनर्जी उस तरीके से कनेक्टेड नहीं है जैसे शुवेंदु अधिकारी हैं। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि बहुसंख्यक टीएमसी के कार्यकर्ता शुवेंदु अधिकारी के साथ नहीं गए, वो टीएमसी में ही बने हुए हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो ताकतवर कार्यकर्ता थे वो शुवेंदु अधिकारी के साथ गए। मैंने कहा कि संख्या के लिहाज से देखा जाए तो अब भी 70% टीएमसी कार्यकर्ता टीएमसी में ही रह गए जो शुवेंदु अधिकारी के हैं, लेकिन ताकतवर लोगों में ज्यादातर लोग शुवेंदु अधिकारी के साथ गए। इसलिए ये पूरी लड़ाई बहुत दिलचस्प है विपनेश। कल जो 30 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होना है वो 3 जिले में है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, हम नंदीग्राम की बात करते करते उसको भूल जाते हैं। जो 24 परगना में कल, नॉर्थ 24 परगना में कल जो वोट पड़ना है वो अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र का है और डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र है जो उनके भतीजे हैं। और उस इलाके में भी बहुत ज़्यादा इस बार बीजेपी ने पेनिट्रेशन किया है। तो एक तरफ कल के चुनावी रणभूमि में ममता को घेर रही है बीजेपी, तो दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी को उनके लोकसभा क्षेत्र में भी घेरे रखा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राजीव कि नॉर्थ 24 परगना हमें नहीं भूलना चाहिए। नंदीग्राम के साथ साथ आप बने रहिए और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएमसी से नीरज राय इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। स्वागत है सर आपका चर्चा में। और बीजेपी प्रवक्ता बप्पा चटर्जी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन मनोज पांडे आपके पास आते हुए, जो कल आखिरी जो प्रचार की तस्वीर थी दूसरे चरण की वो हमने देखी, दीदी 4-5 दिन से वहीं डटी हुई हैं। अमित शाह ने जमकर जोर वहां पर लगाया है। किस तरीके का अब माहौल वहां है और आज का अपडेट क्या है आपके पास? जी देखिए, कल हम लोग नंदीग्राम में ही मौजूद थे और लगातार अमित शाह का जो रोड शो था उनके साथ में देखे। जिस तरह से देखे कि यहाँ पे जो बॉडी लैंग्वेज है बीजेपी की तरफ से, कहीं न कहीं जो वहाँ पे जो रिया पड़ा है जहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रुकी है उससे महज कुछ ही दूर पे ये रैली निकली थी। रैली का कार्यक्रम 5 किलोमीटर था, लेकिन परमिशन नहीं मिलने के कारण इसे आधे किलोमीटर में तब्दील कर दिया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहाँ से रुकी थी वहीं से रैली होते हुए ये शिव मंदिर है वहां पे गई थी। तो जाहिर सी बात है, देखिए नंदीग्राम का जो समीकरण है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बकायदा नंदीग्राम को भली भांति जानती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए वहां पे जो शुवेंदु अधिकारी है वहां के वहीं रहते हैं और करीब देखिए जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, जो आंकड़ा नंदीग्राम का कह रहा है, करीब जो 30% जो मुस्लिम यहाँ पे है, जाहिर सी बात है वो टीएमसी में है। और कल हम लोग देखे कि दूसरी आपको बात बता दें कि कहीं न कहीं जो बीजेपी की लहर है, मिथुन चक्रवर्ती को जो शाम में मिथुन चक्रवर्ती की जो रैली थी 4 बजे, हम लगातार वहां पे देख रहे थे। जो जनसंख्या थी, लोगों में क्रेज नंदीग्राम में मिथुन को देखने के लिए पहुंचा था। और हमने लोगों से भी बात किया तो साफ तौर पे लोगों का कहना था कि मिथुन चक्रवर्ती को हम लोग सिनेमा में देखते थे, लेकिन कहीं न कहीं मिथुन के आने से माहौल को बदला है और माहौल परिवर्तित हुआ है। जाहिर सी बात है, देखिए अब इसका कल वहां पे चुनाव है, चुनावी समीकरण में मिथुन का कितना फायदा होगा, मनोज ये बात आप सही कह रहे हैं कि स्टार को देखने के लिए लोग ललायत रहते हैं, लेकिन क्या वो भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। मनोज मैं लौटूंगी। और मेदिनीपुर से वरुण सिन्हा इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। वरुण, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हमने पहले जिक्र भी किया था कि खासकर पूर्वी मेदिनीपुर की, क्योंकि 18 सीटें हैं पश्चिम और पूर्वी मेदिनीपुर की, लेकिन पूर्वी मेदिनीपुर में अधिकारी परिवार का दबदबा है, साख दांव पर है इस बार अधिकारी परिवार की। वरुण, क्या माहौल है? कल वोटिंग है। देखिए, निश्चित तौर पे अधिकारी परिवार जानता है कि ये चुनाव उसके लिए कितना ज़्यादा अहम है। जीते तो सब कुछ जीत गए और हारे तो उसके बाद हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आपकी पूरी राजनीतिक विरासत एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी और इसीलिए बाकायदा पूरा परिवार, पूरे तमाम जितना उनके पास दमखम है, जितने लोग हैं, वो पूरी फुल फ्लैश तरीके से जो है वो इलेक्शन में लगे हुए हैं। एक और बात भी आप समझिए, जिस तरीके से राजीव जी भी कहे थे कि नंदीग्राम से एक मैसेज जाएगा, क्योंकि इलेक्शन लंबा है, पूरे फेस तय करने हैं अभी, और इन पूरे फेस में अगर सेकंड फेस में इतनी इंपॉर्टेंट सीट पे चुनाव होता है और पूरी पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर में जहां अधिकारी परिवार का प्रभुत्व भी है, तो ऐसे में अगर सेकंड फेस बीजेपी कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ाती है, लीड करती है या अच्छा चुनाव फाइट करती है, तो बाकी के समय में जो भी चरण होंगे उसमें बीजेपी को अपने आप में स्टैंड करने का मौका भी मिलेगा। दूसरी बात मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि अभी
यहाँ पर जिस तरीके से प्रचार चल रहा है, एक दूसरे पे कटाक्ष चल रहे हैं, एक दूसरे पे बयानबाजी चल रही है, ये चुनावी मौसम में आम बात है। लेकिन हाँ, इनका भी वोटर्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। वोटर्स बहुत ध्यान से इन सब बातों को समझ भी रहा है, सुन भी रहा है, और इसके हिसाब से हो सकता है कि वो अपने मत का प्रयोग भी करे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं मैसेज दोनों करती हैं, और किस तरीके से आम जनता इस पर रिएक्ट करती है ये जरूर देखना होता है। बिल्कुल वरुण, आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि इस बार तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। जो बेहद खास रहे शुभेंदु अधिकारी, वो ही चुनौती इस बार दीदी को दे रहे हैं। लेकिन 2016 में टीएमसी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, बीजेपी को इन 18 में से एक ही सीट मिली थी। अब देखना होगा कि यहां पर इस बार तस्वीर क्या उभर कर आती है। मैं लौटूंगी आपके पास, मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा की शुरुआत नीरज राय जी आपसे मैं करना चाहती हूं। आखिर क्या वजह रही, गोत्र बताने की नौबत आ गई दीदी को? ऐसी क्या वजह रही? दीदी का तो दबदबा है, दीदी का तो घर है, ऐसे क्यों कहना पड़ा है दीदी को? बात ऐसी है विपनेश, दबदबा जो है भारतीय जनता पार्टी का हर जगह होता है। दीदी जननेता हैं और जननेता अपना दबदबा बनाकर नहीं रखते हैं। रही बात गोत्र बताने की, तो अगर मैं किस गोत्र का हूँ, किस धर्म का हूँ, तो यह मुझे बताने से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भाजपा की स्ट्रेटजी होती है कि पहले ये पिन करती है, उसके बाद इसकी तरफ दिशाहीन करती है। तो दिशाहीन करने का कारोबार इनका है। इनके गिरिराज सिंह मंत्री हैं, बोल रहे हैं, बयानवीर बैठे हैं, अरे इतना है तो भाई 500 जो नेताओं की टीम गई उसके हिस्सा आप भी बन जाइए। अब देखिए यहाँ पर नंदीग्राम ही नहीं, पूरे 294 विधानसभाओं में इनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, जिसका उदाहरण राजीव रंजन जी ने बहुत बढ़िया तरीके से दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी पहले ये सोचे कि आज से 4 महीना पहले शुभेंदु अधिकारी सबसे भ्रष्टाचारी वहां पे नेता नजर आते थे, उनको किस तरह से जाकर स्पष्ट करेगी जनता के बीच में कि यह भ्रष्टाचारी नहीं, हमारे साथ आया हुआ यह राष्ट्रवादी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला है। आपने जब शुभेंदु अधिकारी फैमिली, शुभेंदु अधिकारी की जो फैमिली है 4-in-1 फैमिली, तृणमूल कांग्रेस, ऐसा आप इसलिए कह रहे हैं नीरज राय जी कि शुभेंदु अधिकारी अब आपके नहीं है, बीजेपी के हैं, तो आपको भी सारी बुराइयां नजर आ रही हैं। नीरज जी, गिरिराज जी ये कह रहे हैं कि दीदी हार के डर से अब गोत्र गिना रही हैं, अपना बता रही हैं। गिरिराज जी का ये बयान है पलटवार। हाँ, ये बताइए, मोदी जी और अमित शाह के सामने गिरिराज सिंह 9 में न 13 में, वो तो ऐसे ही फुदुक के अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे कि नहीं भाई मैं भी भारी हूँ। शुभेंदु अधिकारी को मैं नहीं, भाजपा बोला करती थी कि भ्रष्टाचारी हैं। हम बोलते तो हमारे में 10 साल तक कैसे वो मजा मारते राजनीति का, और अपने 4-4 परिवार के लोगों को सांसद से लेके विधायक और म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन तक बनवाते। ये भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे की मैं बात कर रहा हूं। बप्पा चटर्जी, ऐसा है क्या? देखिए, अब टीएमसी का पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। ये इनका परिस्थिति, क्योंकि टीएमसी दल का प्रतिष्ठा हुआ था कांग्रेस का गर्व से, तो वो चाल चरित्र कांग्रेसी ही रहेगा, इसमें नहीं है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी को भी जनेऊ पहनना पड़ा था, राहुल गांधी को भी गोत्र बताना पड़ा था, और वही स्ट्रेटेजी पे ममता दीदी भी चल रही है। ममता दीदी राहुल गांधी पर कहां चले गए? अभी बात टीएमसी और बीजेपी की हो रही है, बहुत दूर तक मत जाइए। उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। ममता दीदी, माननीय ममता दीदी मंच देख के अपना रूप बदलती है। जहां पर ही 30% वोटर मुस्लिम देख रही हैं, वहां पर ही वो जाके हिजाब पहनती है, और जहां पर ही वो देख रहे बिलो 30% माइनॉरिटी वोटर है, वहां वो राम नाम करना शुरू करती है, कीर्तन शुरू करती है। नीरज जी नीरज जी क्या कहना है आपका? जल्दी से बोलिए, नंदीग्राम जाना है। शुभेंदु अधिकारी का बात, एक मिनट, शुभेंदु जी का जितना भ्रष्टाचार था, जो भी था, वो टीएमसी के रहते हुए उस समय थे, और उस समय वो लोग भ्रष्टाचारी नहीं थे। लेकिन जल्दी से बोलिए। कोई भी तो वो भ्रष्टाचारी हो जाता है, वो दुशासन हो जाता है, वो दुर्योधन हो जाता है। टीएमसी एक गंगा नदी है, जहाँ पर ही कोई भी रहेगा वो साफ सुथरा रहेगा। नीरज जी थोड़ा सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपने आरोप लगाया हमारा, सुनिए। कांग्रेस बहती हुई भाजपाई बने बैठे, कोई भी रहेंगे, नए भाजपाई बने बैठे, जानकारी रखिए ना।
नए नए अरे दादा, बने बैठे हैं तो जानकारी रखिए। अरे दादा, मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जिनके लिए दया कर रहे हैं ना, वो आपको बदला करके यहाँ तक कि पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के भी वो मंत्री रहे, नए नए भाजपाई बने हुए, नए नए भाजपाई बने हुए हो यार। आपका परिस्थिति क्या है, गलत परिचय दे रहे हो यार। से जानते हैं, जानकारी नहीं है, इतिहास कितना सम्मान दिया है, ये आप बहुत बढ़िया से जानते हैं। जितने हिंदी भाषी अपराधी में मेहमान बोला जाता है। ममता बनर्जी हिंदी भाषी हूँ, हिंदी भाषियों को मेहमान बोलती है, और जानकारी नहीं है। श्यामा प्रसाद हिंदी मुस्लिम लीग में आज पूरी तरह से ममता बनर्जी से लटका के चले जाते हो। आप बताइए मुझे, ड्रेस पहन के जब भाजपा हो गए को ममता सबको बनर्जी ने जानकारी नहीं है, तो कैसा करो आप? कितने हिंदी भाषी को ममता बनर्जी ने नेतृत्व दिया है, ये राष्ट्र की बात करो यार। आगे जाति धर्म पे आगे आपके तरफ से तैयार नहीं किया गया है, आपको सिर्फ बोरा बना के काम में लगाया जा रहा है। नीरज जी नया नया तृणमूल कर रहे थे, अभी नया तृणमूल का फायदा में जी रहे हैं, इसलिए आपको पता नहीं है। थोड़ा देर रहिए, तृणमूल का सिंडिकेट करने वालों को बंगाल की सिंडिकेट में आप भी जब घुसिएगा तब पता चलेगा लोग हैं। लेकिन नीरज जी पप्पा ये आरोपों में कुछ नया नहीं है। आपको जो डे वन से आप एक दूसरे पर यही आरोप लगाते आ रहे हैं। मैं लौटूंगी राजीव रंजन, ये तो खैर राजनीतिक पार्टियां हैं, नेता हैं जो इस तरीके की बहस लगातार करते रहते हैं, लेकिन नंदीग्राम में सवाल मेरा ये है वहां से कि क्या जो वोट पड़ेगा वो चेहरे पर पड़ेगा या मुद्दे भी काउंट किए जाएंगे कि कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितने वादे पूरे हुए नहीं हुए, या फिर चेहरे दो ममता और शुभेंदु अधिकारी? देखिए, मुझे तो नहीं लगता मुद्दे पर कहीं वोट। मैं बार बार आपसे बातचीत में कई बार कह चुका हूं कि मुद्दों पर, बेरोजगारी पर, विकास पर, इस सब पर वोट पड़ते कभी मैंने देखा नहीं, न पड़ते हैं। अब जहाँ तक सवाल है नंदीग्राम का, तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि ना शुभेंदु अधिकारी शायद उतने नहीं जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हिंदुत्व का चेहरा, हिंदुत्व का नारा, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी, और तीसरी तरफ जो माइनॉरिटी वोट की संख्या यहाँ पर है। वैसे अभी जो हमारे पैनल में लोग बातें कर रहे थे विपनेश, तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक समय जैसे फैशन और लाइफ स्टाइल समय के साथ बदलते रहते हैं, वैसे ही सियासत के समीकरण, सियासत के तरीके हर 20, 25, 30 साल में बदलते रहते हैं। अब इन दिनों मैं ऐसा मानता हूं कि मेजॉरिटी अपीजमेंट की राजनीति चल रही है, जो पहले माइनॉरिटी अपीजमेंट की हुआ करती थी। तो अब आजकल मंदिरों में जाना, गोत्र बताना, ये सब चीज़ों का प्रचलन ज़्यादा हो गया है। पहले एक ज़माना था जब आपको याद होगा कि इफ्तार, रोज़ा के समय इफ्तार देने की सियासी दलों में बहुत होड़ मची रहती थी। सारे नेता वो चेक वाला जो है पहन करके ऊपर इफ्तार की पार्टियों में जाते थे या देते थे। तभी राहत इंदौरी ने एक शेर लिखा था कि सियासत की रवादारी वो खूब समझता है, रोजे तो नहीं रखता, इफ्तारी खूब समझता है। तो सियासी दल इस तरह की भावनाओं से हमेशा अपने आप को जोड़ करके वोटों की खातिर राजनीति करते रहे हैं, और जिस तरह से हिंदुस्तान में राजनीति इस वक्त करवट बदली है, उसमें मेजॉरिटी अपीजमेंट की कोशिश अब सारे नेता कर रहे हैं। कम से कम इसके लिए कम से कम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को का लोहा मानना चाहिए, जो उन्होंने राजनीति के पैटर्न को वहां से यहां तक लाया है। लेकिन उसको चुनावी राजनीति में कितना बदल पाएंगे, और इस पश्चिम बंगाल की राजनीति को किस तरीके से भारत के, तो कुछ एक ऐसा नया फैक्टर आप सामने रखते हैं, दिलचस्प जानकारी सामने रखते हैं जो सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और बैटल ऑफ बंगाल पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव में। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने पार्टी सीएम कैंडिडेट को लेकर इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो जरूरी नहीं कि चुने गए विधायकों में से ही सीएम बनाया जाए। इस बारे में कोई भी फैसला पार्टी ही करेगी, लेकिन यह जरूरी नहीं कि नए विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री बने। जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी तब वो विधायक नहीं थी। उन्होंने भरोसा जताया है कि राज्य में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, और बीजेपी ने चुनाव में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो सहित लोकसभा के 3 सदस्यों और 1 राज्यसभा सदस्य स्वप्न दास गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन घोष में शामिल नहीं है।
हम इस खबर का रुख करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त हमें असम का रुख करना पड़ेगा। वहां पर राहुल गांधी मौजूद हैं और ये तस्वीरें कामाख्या देवी मंदिर की इस वक्त आप देख रहे हैं। राहुल गांधी माथा टेकने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, असम दौरे पर हैं राहुल गांधी, और ये तस्वीरें इस वक्त असम के कामाख्या देवी मंदिर से मिल रही हैं। और इस मंदिर की मान्यता है, आपने देखा है कि जब जब चुनाव प्रचार हुआ है या कोई भी बड़ा नेता गुवाहाटी पहुंचा है तो इस मंदिर में दर्शन जरूर किए हैं। और राहुल गांधी भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, गुवाहाटी से कामाख्या देवी मंदिर की तस्वीरें हम देख रहे हैं। राहुल गांधी मिशन पर हैं। ये दर्शन, यहां से मां का आशीर्वाद लेना कितना महत्वपूर्ण है रमन? देखिए, आज के कार्यक्रम की शुरुआत ही ये कल के प्रोग्राम में ही आ गया था। जो शेड्यूल भेजा गया था एआईसीसी की तरफ से, उसमें लिखा गया था कि सबसे पहले कामाख्या मंदिर में दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद उनकी करीब 3 जनसभा है। क्योंकि खराब मौसम के चलते कल जो असम में उनका कार्यक्रम था वो कार्यक्रम नहीं हो पाया था, जनसभाओं को संबोधित नहीं कर पाए थे, और इसीलिए उन्होंने वीडियो मैसेज के जरिए जो जनता है उसको कन्विंस करने की कोशिश की थी, और जो 5 उनकी गारंटी स्कीम है उस पे उन्होंने फोकस किया था। कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के बाद, क्योंकि असम में कामाख्या मंदिर, सिर्फ असम में नहीं पूरे देश में कामाख्या मंदिर की अपनी काफी उपलब्धि है, काफी ज्यादा उनकी लोकप्रियता है, और इस दर्शन के बाद एक संदेश देने की भी कोशिश राहुल गांधी के द्वारा होगी। क्योंकि मुख्य लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस और महागठबंधन जो बद्रुद्दीन अजमल की पार्टी है वो, और बीजेपी के साथ साथ जो छोटी पार्टियां हैं उनके अलायंस में, उनके साथ है। इसीलिए कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद राहुल गांधी एक संदेश देने की कोशिश जरूर करेंगे कि उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से कि बद्रुद्दीन अजमल से अलायंस करने के बाद जो घुसपैठिए हैं उसको राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी बाहर नहीं कर पाएगी, क्योंकि घुसपैठियों को बद्रुद्दीन अजमल संरक्षण देते रहे हैं। ऐसे में वो एक मैसेज देने की जरूर कोशिश की जाएगी राहुल गांधी के जरिए। और रमन, आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी बंगाल में एक्टिव ना होकर असम में हैं। चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो पूरी यहां पर ताकत कांग्रेस की तरफ से लगाई गई है कमबैक करने के लिए। और रमन, आप तो खुद वहां पर रहकर आए हैं, किस तरीके का माहौल आपको दिखाई दे रहा है कांग्रेस के लिए? देखिए, बिल्कुल कांटे की लड़ाई है, क्योंकि कल भी कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन गया था। क्योंकि कुछ समाचार पत्रों में, जो करीब 8 समाचार पत्र हैं, उनमें ये ऐड छपा था कि अपर आसाम में जो 47 सीट है उसमें से बीजेपी सभी सीटों पर जीत रही है। इसका असर बाकी के 2 फेज में होगा। इस बार ध्यान में रखकर ही कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन पहुंचा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो भी रणनीति है वो रणनीति में कहीं चूक ना हो जाए, इसकी कोशिश लगातार बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। आपने सही कहा कि पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी नहीं जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पे बीजेपी और टीएमसी के बीच की लड़ाई है, और असम में उनकी सरकार आ सकती है अगर ज्यादा मेहनत की जाए, केरल में उनकी सरकार आ सकती है वहां पे अगर ज्यादा मेहनत की जाए। इसीलिए असम और केरल में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पूरी तरीके से फोकस किया हुआ है। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। 2 तस्वीरें आपके सामने, राहुल गांधी असम के दौरे पर और इस वक्त कामाख्या मंदिर में मौजूद हैं। नीरज जी, बप्पादा एंड मनोज, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, यहीं विराम देना होगा चर्चा को। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।